हेलो गाइस, दिस इज़ सनी गुलवे एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप सबको पता है, सेबी ग्रेड ए का नोटिफिकेशन आ चुका है और एक्चुअली ये एग्ज़ाम अप्रैल और मई में होने वाला था, बट इसके बदले अभी थोड़ा लेट हो गया है। सो अभी आपके पास ठीक ठाक टाइम है इसके लिए, प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं लेक्चर शुरू करता हूँ। तो दिस इज़ द पेपर 1 एंड पेपर 2। अब ये फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में सेम ही सिलेबस रहने वाला है। तो और मोस्टली ये जो लोग हैं वो जनरल स्ट्रीम के अंदर ये एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखोगे कि जनरल स्ट्रीम में आपको दिया गया है कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, इकोनॉमिक्स। ठीक है, अभी यहाँ पे स्ट्रेंज चीज़ ये है कि जो लोग ये चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कॉमर्स ग्रेजुएट्स, उनको ये फॉर्म ही भरने के लिए अलाउ नहीं किया गया है जनरल में, और सब्जेक्ट सारे कॉमर्स से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड दिए हैं। ठीक है, फिर भी जो है वो है। तो ये है तुम्हारा सिलेबस। ठीक है, ये है, पीछे डिटेल में सिलेबस दिया है। यहाँ पे कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है, उसके बाद मैनेजमेंट है। ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। ये जो आप सेबी नाबार्ड, आरबीआई, इसके जो एग्ज़ाम्स देते हो उसमें जो आप मैनेजमेंट पढ़ते हो वही है ये। तो इसके लिए आपको कोई स्पेशल प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा बहुत इंटरनेट पे सर्च कर लेंगे, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, थोड़ा एक बार देख लेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। देन फाइनेंस, ये वाला भी जो पार्ट है फाइनेंस वाला, ये भी आप जो नाबार्ड, आरबीआई, इस टाइप की जो एग्ज़ाम्स देते हैं इसमें से ही लिया गया है ये। आई थिंक ये लास्ट टाइम भी फाइनेंस वाला पार्ट तो यही था सेबी के एग्ज़ाम में। ठीक है, नई चीज़ जो है वो ये है, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऐड हुआ है, उसके अलावा कॉस्टिंग ऐड हुआ है। ये सारे कॉमर्स के हार्डकोर टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो ये पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है जिनका ये बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है, देन कंपनीज एक्ट, उसमें जो रेलेवेंट चैप्टर्स हैं ये फील्ड से वही पढ़ना है, और इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स में भी इन लोगों ने नॉर्मल वाला नहीं इसमें दिया है, जैसे कि ये सप्लाई, डिमांड, मार्केट स्ट्रक्चर, ये माइक्रो का पार्ट है। फिर ये नेशनल इनकम जो है, फिर आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, ये तो चलो तो भी थोड़े जनरल टॉपिक्स हैं। बट ये जो है मनी मल्टीप्लायर, एक्सेलरेटर, ISLM, फिलिप्स कर्व, ये सारे हार्डकोर माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हैं। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं इसमें से मैं ये मैनेजमेंट तो ऑब्वियसली नहीं करवाऊँगा, वो आप देख लेना। उसके अलावा फाइनेंस में भी कुछ चीज़ें मैंने, जैसे ये मार्केट्स हैं, वो मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने किया हुआ है। अगर कुछ अपडेट होगा तो इसमें कर लेंगे। ठीक है, उसके अलावा एक सजेशन मैं देना चाहूँगा, जो जनरल इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक्स हैं उसके लिए यूट्यूब पे एक बहुत अच्छी चैनल अवेलेबल है, मृणाल पटेल की। ठीक है, उन्होंने जो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो इकोनॉमिक्स आता है उसको काफ़ी अच्छी तरीके से कवर किया है। आपको काफ़ी अच्छा आइडिया आ जाएगा वो देखेंगे तो। ठीक है, तो जनरल इकोनॉमिक्स के पॉइंट के लिए आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं यहीं से शुरू करने वाला हूँ, ये इकोनॉमिक्स वाला पार्ट। ये इकोनॉमिक्स वाला पार्ट जो है उसमें जो बेसिक हमारा माइक्रो मैक्रो जो है उससे मैं शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा लेक्चर होगा इंट्रोडक्शन टू बेसिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं पहला पॉइंट, डिमांड सप्लाई, वही अपन कर रहे हैं। तो ये है मार्केट। ठीक है, ये मार्केट में दो चीज़ें मेन होती है, एक होते हैं कंज्यूमर्स और एक होते हैं सप्लायर्स। सप्लायर्स अपनी कुछ चीज़ें मार्केट में आते हैं बेचने के लिए, और कंज्यूमर्स आते हैं कुछ चीज़ें ख़रीदने के लिए।
ठीक है। अभी ये फिज़िकल मार्केट प्लेस हैं, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मार्केट प्लेस ऐसा ही हो कि जहाँ फिज़िकली लोग सप्लायर्स और कंज्यूमर्स दोनों वहीं पे आए, ठीक है। जैसे शेयर मार्केट है, वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चलता है, वहाँ पे बायर सेलर्स को इकट्ठा होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो भी एक तरीके का मार्केट ही है, बट बेसिक चीज़ क्या है, वहाँ पे सेलर और बायर एक ही प्लेटफॉर्म पे आने चाहिए, ठीक है। नाउ कंज्यूमर्स और बायर्स ये क्या होते हैं, तो ये वो लोग होते हैं जो कुछ गुड्स और सर्विसेज खरीदने के लिए जो उनको चाहिए है उसके लिए वो मार्केट में आते हैं, और इसीलिए ये लोग क्या जनरेट करते हैं, मार्केट में चीज़ों की डिमांड जनरेट करते हैं, ठीक है। जितनी ज़्यादा लोगों को चीज़ों की ज़रूरत होगी उतनी ज़्यादा डिमांड क्रिएट होगी उन चीज़ों की, ठीक है। उसका ऑपोजिट क्या है, प्रोड्यूसर्स या तो सेलर्स, ये क्या है, वो चीज़ें बनाते हैं या तो बनी हुई चीज़ें बेचने आते हैं मार्केट में, ठीक है। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, जनरेट मार्केट में सप्लाई जनरेट करते हैं, ठीक है। नाउ एक एक करके देखते हैं। डिमांड, डिमांड क्या होता है, कोई भी इंसान की डिमांड क्या होती है चीज़ों की, कि भाई वो कुछ चीज़ें खरीदना चाहता है और उसके सामने वो कोई एक प्राइस पे करने को तैयार है, ठीक है। तो डिमांड में ये दोनों चीज़ें होंगी, वो एक क्वांटिटी खरीदना चाहता है कुछ क्वांटिटी, और सामने वो उसके लिए एक रीज़नेबल प्राइस देने को रेडी है, ठीक है। अगर उसको वो प्राइस नहीं मिली तो शायद ऐसा हो कि वो उतनी क्वांटिटी ना खरीद पाए या एक भी क्वांटिटी ना खरीदे, ठीक है। तो डिमांड में ये दोनों चीज़ें होंगी कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर कोई चीज़ कुछ क्वांटिटी में खरीद रहा है और उसके लिए एक पर्टिकुलर प्राइस देने को रेडी है, ठीक है। अब ये क्वांटिटी और प्राइस में क्या रिलेशन है, अगर वो जो चीज़ खरीदना चाहता है उसकी प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है, तो जनरली हम ऐसा मान रहे हैं कि यहाँ पे सारे कंज्यूमर्स जो हैं और सेलर्स जो हैं वो सारे रैशनल है, मतलब सोच समझ के काम करते हैं। तो अगर कोई समझदार व्यक्ति है तो वो क्या करेगा, अगर प्राइजेस बढ़ रहे हैं चीज़ों के तो वो क्वांटिटी कम खरीदेगा, ठीक है। डिमांड उस चीज़ की उसकी कम हो जाएगी, या इन जनरल मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, वो अगर एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं कुछ क्वांटिटीज़ में, तो अगर वो उस प्रोडक्ट का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो लोगों की डिमांड कम हो जाएगी। ये एक जनरल ये नेचुरल चीज़ है, ये होगा ही, ठीक है। हम बाद में ऐसे भी गुड्स देखेंगे जहाँ पे ये सारे लॉज फॉलो नहीं होंगे, बट इन जनरल ये लॉ है कि अगर प्राइस बढ़ रहा है कोई चीज़ का तो लोग अपनी डिमांड कम कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि प्राइस और लोगों की डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप है, उल्टा रिलेशनशिप है, ठीक है। न्यूमेरिकली अगर हम देखें तो प्राइस का नंबर अगर बढ़ रहा है तो लोगों के द्वारा जो क्वांटिटी डिमांड की जा रही है वो नंबर कम होते जाएगा, ठीक है। इसलिए अगर हम उसका ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स में आपको जनरली बहुत सारे ग्राफ देखने को मिलेंगे और उसमें सबसे कॉमन ग्राफ ये होगा कि एक एक्सिस पे क्वांटिटी होगी और एक एक्सिस पे प्राइस होगा, ठीक है। तो ये वैसा ही एक ग्राफ है, हमने एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर्स वो लिया है, ठीक है, और वाई एक्सिस पे हमने प्राइस लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकेंगे कि जब प्राइस ज़्यादा होगा तब लोग कम क्वांटिटी डिमांड करेंगे, क्यूए, ठीक है। पर अगर प्राइस कम हो जाता है तो लोग ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या ये डिमांड कर्व कैसे मिलता है, आपको हर एक प्राइस पे एक कोई फिक्स क्वांटिटी मिलेगी, ठीक है। जैसे पी ए प्राइस पे आपको क्यू ए क्वान्टिटी मिलती है, तो ये दोनों को आप जोड़ोगे तो आपको पॉइंट ए मिलेगा। उसी तरीके से आप अगर प्राइस पी भी कर देते हो उस प्रोडक्ट की, ठीक है, तो आपको क्वांटिटी ज़्यादा डिमांडेड मिलेगी, क्यू भी मिलेगी। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ दो तो आपको पॉइंट भी मिलेगा, ठीक है। ऐसे हर प्राइस पे जो हर एक क्वांटिटी मिल रही है उन पॉइंट्स को आप जोड़ दोगे तो आपको मिलेगा डिमांड कर्व, ठीक है। और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। नाउ सप्लाई, सप्लाई में क्या होता है
जैसे कोई एक कंज्यूमर कुछ क्वांटिटी खरीदना चाहता है और उसके सामने कुछ प्राइस पे कर सकता है, उसी तरीके से सप्लायर जो है या प्रोड्यूसर जो है वो कुछ क्वांटिटी बेचना चाहता है और उसके सामने उसको कुछ प्राइस चाहिए है। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली उल्टा ही है। सप्लायर जो है वो कंज्यूमर से उसका उल्टा थॉट प्रोसेस होता है। ठीक है, अब थॉट प्रोसेस उल्टा है तो अगर जो कंज्यूमर है वो क्या सोच रहा था कि अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो वो क्वांटिटी कम कर देंगे। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होगा, अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है, ठीक है, तो इसका मतलब वो सेलर के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, उसको ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन उसका ज़्यादा हो रहा है या उसको प्रॉफिट मार्जिन बढ़ के मिल रहा है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो गुड ज़्यादा से ज़्यादा बेचने का ट्राई करेगा। जैसे प्राइसेस बढ़ते जाते हैं वो अपनी क्वांटिटी जो है सेल करने की वो बढ़ाते जाएगा। ठीक है, या तो अगर उसके पास क्वांटिटी नहीं है तो वो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करके उसको बेचने का ट्राई करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सप्लायर के लिए प्राइस इंक्रीज इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, जैसे ही वो प्राइस इंक्रीज होते जाएगा मार्केट में सारे सप्लायर जो हैं, ठीक है, वो माल ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीद के बेचना शुरू कर देंगे। ठीक है, या प्रोड्यूस करके बेचना शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो मार्केट में क्वांटिटी सप्लाई हो रही है, ठीक है, और मार्केट में जो चीज़ों के प्राइस है उसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जैसे जैसे चीज़ों के भाव बढ़ते जाते हैं ये प्रोड्यूसर लोग या सेलर लोग ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका प्रॉफिट मार्जिन उसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर सप्लाई के केस में हम प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो ऐसा दिखेगा। सेम वही है, एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी ली है, वाई एक्सिस पे हमने प्राइस लिया है, पर यहाँ पे जो रिलेशन है वो डिमांड से उल्टा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा जो सप्लायर लोग हैं वो अपनी क्वांटिटी जो सप्लाई है वो बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं P0 पे Q0 क्वांटिटी कम प्राइस पे कम क्वांटिटी है, ज़्यादा प्राइस पे ज़्यादा क्वांटिटी है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे मैं जो वर्ड यूज़ कर रहा था वो था क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, वो एक कॉन्सेप्ट है, पर एक और कॉन्सेप्ट है जो कि है डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी जो देख रहे थे ये जैसे क्वांटिटी Q0 से Q1 हो गई। ठीक है, तो ये क्या हुआ है चेंज, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ गई है। वैसे ही यहाँ पे क्वांटिटी QA से QB हो गई, तो ये क्या हुआ है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई है। ठीक है, नाउ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड वर्सेस चेंज इन डिमांड और सप्लाई। ठीक है, ये क्या है ये समझने के लिए पहले आपको ये दो टर्म्स समझना होंगे। ये प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ होते हैं। दो प्रोडक्ट्स या तो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं या तो कॉम्प्लीमेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट्स किन को बोलेंगे, सॉरी गाइस पीछे से थोड़ा आवाज़ आ रहा है तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट्स किसको बोलेंगे, फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी। ठीक है, बेसिकली किसी का भी चाय पीने का पर्पस क्या होता है, उसके बॉडी में कैफ़ीन जाना चाहिए जिससे उसका माइंड एक्टिव होगा। ठीक है, अब मान लो कोई चाय का शौकीन है, उसको डेली जो अपना कैफ़ीन का कोटा है वो ले रहा है चाय से, पर अचानक से मान लेते हैं चाय के प्राइस हो गए 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो गए। ठीक है, तो अब वो चाय उसके लिए बहुत महंगी पड़ रही है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपना उसको तो बेसिकली कैफ़ीन जाना चाहिए बॉडी में, तो वो तो चाय के बदले कॉफ़ी से ले लेगा क्योंकि कॉफ़ी अभी भी सस्ती है। ठीक है, तो जैसे ही चाय का प्राइस अगर बहुत बढ़ जाता है तो पीपल विल स्विच टू कॉफ़ी। ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, अगर एक का प्राइस इंक्रीज़ होता है तो दूसरे की डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है,
तो ये था सब्सटीट्यूट्स। दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स में क्या है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे पेन और रिफ़िल, पेन मतलब पेन का आउटर केजिंग और रिफ़िल, ठीक है। तो पेन में से अगर हम रिफ़िल निकाल दें तो फिर वो आउटर केजिंग का कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। तो मान लो एक कंपनी सिर्फ रिफ़िल बनाती है, एक कंपनी सिर्फ आउटर केजिंग बनाती है, ठीक है। तो इन दोनों की जो डिमांड है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहेगी, ठीक है। इससे एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, कार एंड पेट्रोल का, ठीक है। अगर पेट्रोल के भाव अगर मान लो बहुत बढ़ जाते हैं, फॉर एग्जांपल 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो जाते हैं, तो आप देखेंगे कि कार की सेल जो है वो कम हो जाएगी थोड़ी, उस पर थोड़ा अफेक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि आप कार खरीद तो लोगे पर उसके बाद उसमें आप चलाने के लिए तो पेट्रोल ही डालोगे, तो वो अगर आपको बहुत महंगा पड़ रहा है तो लोग परहेज करेंगे कार ख़रीदने से या कोई भी व्हीकल ख़रीदने से, ठीक है। तो ये दोनों क्या हुए, कार एंड पेट्रोल या व्हीकल, कोई भी व्हीकल पेट्रोल, क्या हुए, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हुए, ठीक है। अगर एक का प्राइस इंक्रीज़ होता है, ठीक है, तो दूसरे का डिमांड डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्स में उल्टा होता है। इसमें क्या है, टी का प्राइस इंक्रीज़ हुआ तो कॉफ़ी का डिमांड बढ़ गया, पर यहाँ पे क्या हुआ, कार का अगर पेट्रोल का अगर प्राइस इंक्रीज़ होता है तो कार का डिमांड कम हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स आपको याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि हम जो डिमांड देखने जा रहे हैं अभी उसमें आप देखेंगे कि एक का प्राइस दूसरे की डिमांड को अफेक्ट करता है, ठीक है, ठीक। तो अगर हम डिमांड स्टडी कर रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि भाई सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन है, क्यों? क्योंकि वो कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। और अगर आपको ये ना भी पता चले तो आपको एक चीज़ याद रखना है, अगर आप किसी भी चीज़ का अगर ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसको फंक्शनल फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने आगे अभी डिमांड का ग्राफ देखा, ठीक है, डिमांड लाइन। तो हमने जो आगे ग्राफ देखा उसमें हमने खाली डिमांड का एक ही चीज़ के साथ रिलेशन देखा, वो क्या था, वो प्राइस था, ठीक है। पर उसके अलावा भी कई चीज़ों पे डिमांड डिपेंड करता है, जैसे आपकी इनकम, ठीक है। इनकम अगर आपके हाथ में जो आ रही है एट द एंड ऑफ द मंथ या बिज़नेस से, वो अगर बढ़ जाती है तो भी डिमांड आपकी बढ़ जाएगी। आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, मार्केट में कोई नई चीज़ आ गई खाने पीने की या पहनने की या कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ठीक है, वो आपका टेस्ट ही बदल रही है, आपका प्रेफरेंस ही पूरा चेंज कर रही है, तो भी आपकी डिमांड पे अफेक्ट होगा, ठीक है। उसी तरीके से हमने अभी देखा सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों पे डिमांड डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा, डिमांड पे प्राइस का क्या इफ़ेक्ट होता है। पर आप एक चीज़ सोचिए, अगर किसी चीज़ की डिमांड है तो आपको नहीं लगता कि ये सारे फैक्टर्स एक टाइम पे उस पर एक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। एक ही वक्त पे प्राइस भी कम हो सकती है आपकी, एक ही वक्त उसी टाइम मान लो आपकी इनकम भी बढ़ रही है, उसी टाइम मान लो आपका टेस्ट चेंज हो गया है, ठीक है, उसी टाइम या तो सब्स्टिट्यूट का या तो कॉम्प्लीमेंट का प्राइस में चेंज हुआ है। तो ये सारे फैक्टर्स एक साथ एक्ट कर सकते हैं, करेंगे ही ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट कर सकते हैं, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो हमने तो अभी खाली प्राइस को ही कंसिडर किया था डिमांड पे जो इफ़ेक्ट है वो देखने के लिए, ठीक है। तो उस टाइम हमने क्या किया था, उस टाइम हमने ये कंडीशन लागू की थी, इसको बोलते हैं सेटरिस पेरिबस। इसका मतलब ये है कि अगर मैं डिमांड पे प्राइस का इफ़ेक्ट देख रहा हूँ तो बाकी चीज़ों को मैं कांस्टेंट मान लूँगा, ठीक है। इसलिए अभी जो हमने डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस प्राइस का जो ग्राफ देखा था उसमें हमने क्या अज्यूम किया था कि बाकी की चीज़ें जो हैं वो हम कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक है। उस केस में प्राइस का इफ़ेक्ट क्या होता है डिमांड पे, तो वो हमने ग्राफ में देखा था, ठीक है। नाउ अभी जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अलग चीज़ है और चेंज इन डिमांड अलग चीज़ है। पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जो कि हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये ग्राफ हमने देखा था डिमांड लाइन वाला, ठीक है। इसमें क्या है, अगर प्राइस ज़्यादा है तो क्वांटिटी कम डिमांड होगी लोगों द्वारा, अगर प्राइस कम है तो क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड होगी। दिस इज़ कॉल्ड
चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, पहले लोगों द्वारा कम क्वांटिटी डिमांड की गई थी, अब ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड की जा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ सिर्फ प्राइस पे डिपेंड करती है। आप देखोगे कि जनरली मैंने बोला है कि क्वांटिटी और प्राइस का ही ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो अगर क्वांटिटी डिमांडेड हमें स्टडी करना है तो वो सिर्फ एक ही चीज़ से स्टडी होगा, प्राइस से। ठीक है, प्राइस ऊपर नीचे होगा तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड आगे पीछे होगी। ठीक है, और आपका जो पॉइंट है वो यही लाइन पे घूमता रहेगा। ठीक है, ज़्यादा प्राइस है तो ये क्वांटिटी है तो ये आपको ये वाला पॉइंट मिला। ठीक है, कम प्राइस है तो ये क्वांटिटी है तो आपको ये वाला पॉइंट मिला। ठीक है, आपका जो क्वांटिटी डिसाइडिंग या प्राइस डिसाइडिंग पॉइंट है वो यही लाइन पे घूमता रहेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और इसमें हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड इज़ डिपेंडेंट ओनली ऑन प्राइस, और बाकी की चीज़ हम कांस्टेंट अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, इनकम हो, टेस्ट प्रेफरेंस हो, या डिमांड ऑफ सब्सटीट्यूट कॉम्प्लीमेंट्स हो, ये सब हम अज्यूम कर रहे हैं कि कांस्टेंट है, ओनली प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में रिलेशन देख रहे हैं। ठीक है, बट अब हम क्या करेंगे, ग्राफ तो हम ऐसा ही बनाएंगे, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे प्राइस। ठीक है, और इस केस में हमने क्या किया था, प्राइस और क्वांटिटी दोनों चेंज हो रहे हैं। ठीक है, पर अब हम क्या करेंगे, अब हम प्राइस को फिक्स कर देंगे। ठीक है, और डिमांड को अफेक्ट करते जो बाकी की जो चीज़ें हैं उसको, उसमें से कोई भी एक को हम वेरिएबल बना देंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल दिस, अगर आपकी इनकम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है तो क्या होगा, मान लो प्राइस मार्केट में कांस्टेंट ही है, वो चेंज नहीं हो रहा है, बट डिमांड को तो काफ़ी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, आपकी इनकम भी अफेक्ट करती है, इनकम बढ़ेगी तो आप ज़्यादा डिमांड करोगे चीज़ें। ठीक है, तो अब हम ये मान रहे हैं कि प्राइस कांस्टेंट रखेंगे पर आपकी इनकम फॉर एग्जांपल इंक्रीज या डिक्रीज़ होती है तो क्या होगा। ठीक है, तो उस केस में हमें कुछ ये देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये लाइन है हमारी इनिशियल डिमांड लाइन। ठीक है, आपके इनकम के हिसाब से आप ये डिमांड लाइन पे हो अभी। ठीक है, मतलब अगर प्राइस P1 है तो आप Q1 क्वांटिटी बाय कर रहे हो। ठीक है, दिस इज़ योर डिमांड लाइन। ठीक है, अब क्या होगा, अब आपकी इनकम बढ़ रही है पर प्राइस वैसा ही है, प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, आपका इनकम बढ़ रहा है। ठीक है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि हर एक प्राइस पे जो पहले आप हर एक क्वांटिटी बाय कर रहे थे, अब वही प्राइस पे आपकी क्वांटिटी बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। कैसे, फॉर एग्जांपल ये हमने पॉइंट यहाँ पे लिया है P1, आपका इनिशियल डिमांड लाइन ये था। ठीक है, और आप अगर प्राइस P1 था मार्केट में तो आप Q1 क्वांटिटी बाय कर सकते थे। ठीक है, या तो फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे मान लो प्राइस ये है तो उस पर आप ये क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। मान लो प्राइस ये है तो उस पर आप ये क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो क्वांटिटी बाइंग डिसीजन था, ठीक है, वो डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट था। मान लो ये आपका है P2, ठीक है, और ये है आपका P3। ठीक है, तो आपका जो क्वांटिटी बाइंग डिसीजन था वो अलग अलग प्राइस पे अलग अलग था। ठीक है, पर अब आपके हाथ में ज़्यादा इनकम आ रही है तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइस ये P1 था, उस पर कितनी क्वांटिटी बाय कर रहे थे, Q1। अब उसके बदले आप वही प्राइस पे ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर पाओगे, दैट इज़ Q2। ठीक है, मान लो ये प्राइस P2 था, तब आप कितनी क्वांटिटी बाय कर पा रहे थे, फॉर एग्ज़ाम्पल Q3। ठीक है, अब वही प्राइस पे आप ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर पाओगे Q4। ठीक है, मान लो पहले प्राइस P3 था, तब आप फॉर एग्ज़ाम्पल क्वांटिटी बाय कर पा रहे थे Q5, बट अब वही प्राइस पे आप ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर पाओगे, दैट इज़ Q6। इसका मतलब क्या है, हर एक प्राइस पॉइंट पे आपकी
कोई भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी बाइंग कैपेसिटी बढ़ रही है, ठीक है। इसका मतलब ये सारे पॉइंट्स जो थे, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है, वो अब चेंज हो रहे हैं और अब आप सेम प्राइस पॉइंट पे ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर रहे हैं, एंड दैट्स वाई आपका जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो जाता है टू द राइट, ठीक है। आप देखोगे एवरी प्राइस पॉइंट पे, मान लो आपने ये यहाँ पे कोई प्राइस पॉइंट लिया, ठीक है, तो आपका पहले का डिमांड कर्व था उसमें क्वांटिटी कम मिलेगी, अभी नया जो डिमांड कर्व है उसमें क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड चेंज इन डिमांड, ठीक है। तो आपको दो चीज़ों में फ़र्क ध्यान में रखना है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड तो ये है, आपका डिमांड कर्व वही है, ठीक है, बट प्राइस चेंज होने पे आप क्वांटिटी अलग डिमांड कर रहे हो, ठीक है। तो क्वांटिटी डिमांडेड कब चेंज होती है? जब प्राइस चेंज होता है, ठीक है। या तो ऐसा बोल सकते हैं कि अगर प्राइस चेंज होगा तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड सिर्फ इसी कर्व के हिसाब से चेंज होगी, ठीक है। आप यही कर्व के ऊपर घूमते रहोगे अगर प्राइस चेंज हो रहा है, पर अगर प्राइस के अलावा की चीज़ें अफेक्ट कर रही है डिमांड को, प्राइस के अलावा की चीज़ें चेंज हो रही है, तो आपका पूरा का पूरा डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड चेंज इन डिमांड। नाउ उसका उल्टा है सप्लाई फंक्शन। सप्लाई किस पे डिपेंड करता है? हमने ऑलरेडी देख लिया है, प्राइस पे तो डिपेंड करता ही है, ठीक है। उसके अलावा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे भी डिपेंड करता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, लोग ज़्यादा सप्लाई करेंगे, ठीक है। टैक्स सब्सिडी वो भी प्रॉफिट मार्जिन पे अफेक्ट करती है, तो उससे भी सप्लाई चेंज होगा, ठीक है। तो जैसे हमने डिमांड के अंदर देखा था वैसे ही हम सप्लाई के अंदर देखेंगे कि भाई चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन सप्लाई ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। ये है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, मतलब आपका सप्लाई कर्व तो वही रहेगा, कम प्राइस पे लोग कम क्वांटिटी सप्लाई करेंगे, ज़्यादा प्राइस पे लोग ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई करेंगे। दिस इज़ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, जो कि प्राइस के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। बट मान लो अब प्राइस वही है मार्केट में, पर वन ऑफ द फैक्टर्स, ये वाले जो फैक्टर्स हैं इसमें से कुछ चेंज आता है। मान लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम या ज़्यादा हो गया, ठीक है। व्हाट इफ़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुआ है, ठीक है। तो ये इनिशियल सप्लाई कर्व था एस, ठीक है, और मार्केट में प्राइस था पी, उस पर जो सप्लायर था वो क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहा था क्यू, ठीक है। बट अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया है, ठीक है। तो जो पहले प्राइस पॉइंट था उसी प्राइस पॉइंट पे अब उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया है सप्लायर का, ठीक है। तो अब वो पहले से ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई करने का सोचेगा क्योंकि उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया है, ठीक है। तो जैसे हमने डिमांड में देखा था, ये तो हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एक ही प्राइस पॉइंट दिया है, ठीक है। आप जितने भी प्राइस पॉइंट लोगे, ठीक है, हर प्राइस पॉइंट पे अब वो जो सप्लायर है वो पहले से ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई कर पाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हर प्राइस पॉइंट पे ये जो पहले जो S1 के हिसाब से S के हिसाब से क्वांटिटी सप्लाई हो रही थी, ठीक है, अब वो बढ़ के कहाँ पे आ गई है? S1 कर्व पे। इसका मतलब है तुम्हारा जो सप्लाई कर्व है वो टोटली क्या हो गया है? शिफ्ट हो गया है, ठीक है। एट एवरी प्राइस पॉइंट, यहाँ पे जितने भी प्राइस पॉइंट आप लोगे वो हर प्राइस पॉइंट पे आपको पहले से ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाइड हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि पहले हम क्या कर रहे थे, ये कर्व के हिसाब से चल रहे थे, ठीक है। बट अब हर प्राइस पे जो सब क्वांटिटी सप्लाइड है वही बढ़ गई है। इसका मतलब ये पॉइंट जो पहले यहाँ पे था वो यहाँ आगे आ गया है, ये पहले जो यहाँ पे पॉइंट था ये वाला, ये आगे आ गया है, यहाँ पे जो पहले पॉइंट था वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। जो सारे पॉइंट्स थे एस पे वो शिफ्ट होके S1 पे आ गए हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं चेंज इन सप्लाई। सेम ही है, चेंज इन डिमांड चेंज इन सप्लाई सेम ही है, ठीक है। नाउ अब दोनों में हम ये भी देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमने जो डिमांड देखा था इसमें हमने क्या अज्यूम किया था? इनकम बढ़ गई है लोगों की, तो डिमांड कर्व क्या हुआ? राइट शिफ्ट हुआ, ठीक है। उसी तरीके से अगर लोगों की इनकम कम हो जाए किसी वजह से तो ये डिमांड कर्व ये लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उस तरीके से
फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने अज्यूम किया है कि भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है, इसलिए सप्लाई बढ़ गया है। पर उल्टा होता तो, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाता तो यही सप्लाई कर्व क्या हो जाता, लेफ़्ट के साइड शिफ्ट हो जाता, ठीक है। तो ये था सप्लाई डिमांड का बेसिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।